आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद उवैस सिद्दीकी है। मेरा ताल्लुक इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो कि एक मालियाती इदारा है। तो सबसे पहले मैं पीएसएक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे जो है वो बातचीत कर सकूँ। अच्छा, हम वेबिनार चल रहा होगा। ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपको कोई सवालात ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं तो आप चैट पे जो है लिख सकते हैं और आखिर में 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स को देंगे। सो विद दिस इंट्रोडक्शन हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है, ये हो जाएगा, जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये दिस इज अ वेरी डिटेल्ड, दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, वी हैव लिमिटेड टाइम, बट मैंने कोशिश की है कि आपको ये बता सकूं। दो एस्पेक्ट्स हैं मेरे आज की इस वेबिनार के। एक तो ये कि बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट्स को जो है वो डिसरप्ट करते हैं, और दूसरा अब तक क्या क्या हो चुका है। तो वी आर नॉट वेरी मच सर्टेन कि कितना इम्पैक्ट हो चुका है, कितना इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसकी कुछ एस्टिमेशंस आना शुरू हो गई हैं। आईएमएफ की भी अपडेट्स आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक की भी आ रही है, ओईसीडी की भी आ रही हैं, डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स की भी आ रही हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ व्हाट वी कॉल एज ओवर इंफॉर्मेशन, जो कि लोग बता रहे हैं कि अभी क्या हो चुका है, और ये प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दिस इज प्राइमरली अ समरी ऑफ व्हाट इज हैपेंड टिल नाउ, और थोड़ा सा एंड में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या जो है वो हो चुका है या हो सकता है। राइट। सो सो सबसे पहले एक छोटी सी आउटलाइन बता चलूं आपको कि सबसे पहले हम थोड़े से बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसके पीछे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, बैकग्राउंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। जब हम ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी एक्चुअली होती क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी का मकसद क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रही होती है, और जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, और एक्सटर्नल शॉक्स किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, चेंज ला रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि चाइना, इसकी इस वक्त जो है वो क्या स्टैंडिंग है, और चाइना के क्या फुटप्रिंट है, और चाइना वगैरह में चेंजेस आते हैं तो कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी और कंट्रीज को इफेक्ट हो सकता है। जब हम बैकग्राउंड समझ लेंगे, हम चाइना की इस वक्त इंपॉर्टेंस समझ लेंगे, फिटप्रिंट समझ लेंगे, फिर हम आएंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या अब तक हुआ है और आगे क्या क्या इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, हम कमोडिटीज की बात करेंगे, हम फाइनेंशियल मार्केट स्लो डाउन की बात करेंगे, और हम फिर ये बात करेंगे कि कौन कौन सी और गवर्नमेंट्स हैं, कौन कौन से सेंट्रल बैंक्स हैं जो उस पर ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू हो चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ग्लोबल इकोनॉमीज ले चुकी हैं या ले रही हैं। और आखिर में बहुत ही ब्रीफली हम ये बात करेंगे कि एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि आर वी मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसमें रिसेशन टाइप्स क्या है, रिसेशन डेफिनेशन क्या है, और प्रीवियस जो इस तरह के एपिडेमिक्स आया उसमें क्या होता है, और आगे क्या ले रहा है, और किस तरीके से जो है उसमें चीजें हो रही हैं। तो अब हम आते हैं अपनी पहली सिर्फ के ग्लोबल इकोनॉमी। अब हम जब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ग्लोबल इकोनॉमी एक्चुअली होती क्या है। एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी से जब रेफर किया जाता है तो क्या किया जाता है, तो उसमें ये बड़ा एक आपको कलरफुल सा खूबसूरत सा चार्ट नजर आ रहा होगा जो एक वेबसाइट है howmuch.net, उन्होंने बनाया है, उनके रेफरेंस से बना हुआ है। अच्छा, ये कर क्या रहा है। अच्छा, जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी की, ठीक है। तो जो भी हम बात कर रहे होते हैं कि ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ कम हो रही है कंट्रीज की, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है, तो उसमें जो एक प्राइमरी फैक्टर होता है दैट्स दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें जो तगय्युर आ रहा होता है, उसमें जो चेंजेस आ रही होती है, उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहा होता है, वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं एज आवर ग्रोथ। ओके, सो
बहुत बेसिक है, शायद इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से ताल्लुक रखने वालों के लिए बहुत बेसिक चीज होगी, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि जीडीपी एक्चुअली होती क्या है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो जीडीपी इज एक्चुअली समिशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो जो भी फिनिश प्रोडक्ट होती है किसी भी कंट्री की एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसकी जो मार्केट वैल्यू आज होगी वो जीडीपी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंसिडर करें कि एक एग्रीकल्चर में एक जो है वो एक किसान है, उसके पास एक गाय है। ठीक है, एक यूनिवर्स कंसिडर कर लें, तो वो गाय क्या करती है, उसका दूध बिकता है। ठीक है, दूध से जो मक्खन बनता है, दूध बिकता है। ठीक है, फिर जब वो ज़िबा हो जाती है तो उसका गोश्त बिकता है और उसकी खाल बिकती है जिससे जूते बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये डिफरेंट चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ खाल वाली अगर चीज देखें तो उसकी खाल बिकेगी किसी लेदर मैन्युफैक्चरर को, वो उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके किसी शू मैन्युफैक्चरर को बेचेगा और फिर शू मैन्युफैक्चरर उसका जूता बनाएगा और फाइनल मार्केट में जो है वो उसका जूता फरोख्त किया जाएगा। ओके, तो इन सारे प्रोसेसेस में जो आखिर में जूते की कॉस्ट है, वो जो शू बन रहा है वो 5,000 रुपए का अगर बिक रहा है, या उसमें जितने कलेक्टिव शूज बने, ऑब्वियसली उसमें वैल्यू एडिशन बीच में हो रही होती है, बट उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उस जीडीपी का हिस्सा बनेगी। ऑब्वियसली वो लेदर वाली चीज जो है वो किसी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही होगी, बट वी टॉक अबाउट द फाइनल, द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम एग्रीकल्चर हमारा एक मेजर है, 20% हमारी इकोनॉमी है। सर्विस सेक्टर हमारा मेजर एक पोर्शन है। इंडस्ट्रियल फिर हमारा एक मेजर पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 पोर्शन होते हैं जो ओवरऑल जीडीपी को सप्लाई साइड पे डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ओके, तो उससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा इसमें आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, व्हिच हैज, अच्छा ओवरऑल इसका अगर समिशन करें इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी वो तकरीबन 84 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, 84 ट्रिलियन डॉलर्स की, 84 खरब डॉलर्स की इस वक्त हमारी टोटल इकोनॉमी 2018 के नंबर के हिसाब से, 2019 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। ओके, तो उसमें से तकरीबन 24% जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो अमेरिका करता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स करता है। ओके, तकरीबन 20.5 ट्रिलियन की जो है वो इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके बाद जो है वो नंबर आता है चाइना का, विच इज अराउंड 16%। ओके, सो 16%, फिर जापान आता है, देन वी हैव इंडिया, रशिया, इस साइड पे हमारे पास जर्मनी आ जाता है, फिर हमारे पास यूके है, फ्रांस है। दीज आर दी बिगेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैव। अच्छा, उसमें होता क्या है? अच्छा, तो अमेरिका जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद वी हैव चाइना, वी हैव जर्मनी, वी हैव फ्रांस। अच्छा, होता क्या है? होता यह है कि एक फैमिली की एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली है, लेट्स से 5 लोग उसमें कमाते हैं। ठीक है, एक वालिद हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम, फैमिली इनकम है, वो तकरीबन 5 लाख रुपए है। ओके, उसमें से जो वालिद की इनकम है वो 3.5 लाख रुपए है। ओके, और फिर जो 2 बहन और 2 भाई जो कमाते हैं, लेट्स अज्यूम वो 30-30 हजार रुपए कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अज्यूम ये करें कि होता यह है कि एक वजह से वालिद की इनकम, वालिद की नौकरी छुटती है और वो 3.5 लाख से उनकी नौकरी छुट जाती है और वो एक ऐसी नौकरी पे आते हैं जहाँ पे उन्हें 2 लाख पे नौकरी मिलती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उस, और दोनों भाई और दोनों बहनों की इनकम वहीं पे रहती है। ओके, तो अब क्या होगा, फैमिली इनकम 5 लाख से उठ के 3.5 लाख पे आ जाएगी। ऑलराइट, तो एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये कि वालिद की इनकम उतनी रहती है, बल्कि लेट्स अज्यूम बढ़ के 25,000 से बढ़ के 3.25 लाख रुपए जाती है। लेकिन उसमें से एक भाई जो 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी छुट जाती है और वो जॉबलेस हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी क्या होगी, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा वालिद की इनकम से। ठीक है, और हो सकता है बढ़ ही जाए क्योंकि बाकियों के भी कर रही होगी। इसके बताने मकसद क्या है? इसके बताने मकसद ये है कि जो मेजर फैक्टर आ रहा होता है वो मेजर अर्नर्स के थ्रू आ रहा होता है। इसी तरह हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा वेट आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद चाइना का। तो अगर इन इकोनॉमीज में कोई डिस्ट्रप्शन आती है, कोई चेंज आता है, उनकी ग्रोथ कम होती है, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो हमने 2008 के क्राइसिस में देखा था, अभी मैं आगे ही बात करूंगा कि उसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई रिसेशन आया था वो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इस वजह से चाइना का, क्योंकि 16%
का शेयर हो चुका है इस वक्त, तो अगर चाइना में कोई डिसरप्शन आएगा, चाइना की ग्रोथ कम होगी, तो उसका इम्पैक्ट तमाम तर दुनिया की रियासतों पर आएगा। ओके, हम आगे आके इस कॉन्सेप्ट को और मजीद डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अगर आप लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें ब्लू में, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 0.31 ट्रिलियन की, और हम 0.36% इस दुनिया का है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एनीवे, तो ये जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी है और इस तरीके से काम कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रेशन। अच्छा, अब होता क्या है? होता यह है कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, जिस तरह की जो है वो अब डेवलपमेंट्स हो गई है, उससे दिस एक बहुत ही कोट है कि दिस वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? मूवमेंट्स, जिस तरह हमारी अब लोगों की मूवमेंट्स इधर उधर होना शुरू हो गई, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स में भी ये चीज हो गई है। तो मैं पाकिस्तान में बैठ के बहुत आराम से अमेरिका के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली थ्रू प्रॉपर चैनल, बट कर सकता हूँ। अमेरिका को इन्वेस्टर जो है वो PSX में आके जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है और करता है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मलेशिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में कर सकता है, पाकिस्तान का मलेशिया में कर सकता है। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जिसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह रहे होते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स में हो रही होती हैं, और से टीबिल्स और उसमें PIBs, पाकिस्तानी की मैं बात करूं, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही होती हैं। तो अब उसमें होता ही है कि अगर चाइना इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है, चाइना 16% की मार्केट है, वो साले इन्वेस्टमेंट भी कर रही होगी। अच्छा, जब चाइना इन्वेस्टमेंट करेगी तो डेवलपिंग मार्केट में भी करेगी, डेवलप मार्केट में भी करेगी, वो अमेरिका में भी करेगी, वो कुछ पाकिस्तान में भी करेगी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए। तो अब जब इम्पैक्ट आएगा अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट पे या चाइना की फाइनेंशियल मार्केट पे, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी मार्केट में भी बहुत हद तक आएगा, उसका मलेशिया के मार्केट में भी आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल अ कनेक्टेड फाइनेंशियल वर्ल्ड नाउ। इसका इम्पैक्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, कि अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस आया था, बस उसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका में नहीं आया था, बल्कि पूरी दुनिया ने वो क्राइसिस को फेस किया था, और पूरी दुनिया रिसेशन में गई थी, और हम अभी तक पिछले 2 साल तक उससे रिकवर कर रहे थे। हम रिकवर किए और हम दोबारा जो है वो इस सूरत में आ गए हैं जिसमें हम आप अभी मौजूद हैं। तो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन इज। अच्छा, तीसरी चीज और probably सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल शॉक। इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक क्या होता है? एक्सटर्नल शॉक एक ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है जो इकोनॉमी के बाहर से आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जब मैं और एक ऐसा इम्पैक्ट जो कि आपने फोर्स ही नहीं किया था, आपने सोचा नहीं था कि इस तरह कोई इम्पैक्ट आएगा, बट वो आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसे ब्रॉडली टर्म करूं या ब्रॉडली उसे डिवाइड करूं, तो 2 चीजों में डिवाइड होगा शायद। वो एक डिवाइड होगा नेचुरल एक्सटर्नल शॉक्स, और दूसरा होगा मैन मेड एक्सटर्नल शॉक्स। नेशनल एक्सटर्नल शॉक होंगे, जैसे 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आया था। ठीक है, तो सुनामी से क्योंकि इतनी तबाहकारियां हो गई थी, इतनी लाखों में कैजुअलिटीज हुई थी, तो उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा इंडोनेशिया में। ऑब्वियसली उन्होंने कई अरसे तक उनका जो जितनी डेवलपमेंट थी वो खत्म हो गई, और अगले उनके 10 साल लग गए उन चीजों को रिवैम करने में। आज भी अगर आप खबर पढ़े तो खबरें आती हैं कि हाँ जी, इंडोनेशिया के ये वाला एरिया अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है। तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडोनेशिया पे आया होगा, और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जिनसे उनकी ट्रेड थी उसमें इम्पैक्ट आया होगा। लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया का पार्ट ओवरऑल इकोनॉमी में कंपैरेटिवली कम था, तो उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर यही खुदा ना खास्ता अमेरिका या चाइना में आया होता तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। कोरोना वायरस, जिसका जो आज का हमारा टॉपिक है, इट्स वन सच नेचुरल शॉक जिसमें इंसान की कोई अवल दखल नहीं है, इट्स फ्रॉम नेचर। सही है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं रहे होते। अच्छा, दूसरा जिसे मैं मैन मेड कह रहा हूँ, दैट्स लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल रिलेटेड। ठीक है, तो ऑयल रिलेटेड स्लम जो आया, ठीक है, नेचुरल से एक हद तक कह सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा मैन मेड भी था। या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें ये हुआ था कि आपको पता था ना कि आप सब प्राइम मॉर्गेज जस्ट दे रहे हो, आप ऐसे लोन्स दे रहे हो, ऐसे लोगों को लोन्स दे रहे हो जो आपको रीपे नहीं कर सकते। तो द बैंक्स हैड बीन एक्चुअली क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर क्राइसिस। ठीक है, लेकिन जब वो आ गया तो नहीं जी, वो एक्सटर्नल शॉक था। तो एक्सटर्नल शॉक तो था, इस वजह से था क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आप कि अपने स्टेप्स, आपकी अपनी जो प्रैक्टिसेस थी, उसकी वजह से वो एक्सटर्नल शॉक आया था। इस तरह ऑयल प्राइसेस का है, ठीक है, उसी तरह सुनामी है। तो ये शॉक्स 2 ब्रॉड कैटेगरी में हो रहे होते हैं। तो
अच्छा, इन शॉक से अनप्रेसिडेंट इम्पैक्ट होता है आपकी इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जो हम आगे आके देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है, बट ये टर्मिनोलॉजी आपको बताना बहुत जरूरी था। तो हमने अभी बात कर ली ग्लोबल इकोनॉमी क्या होती है, हमने बात कर ली कि जी फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेटेड किस तरीके से हैं, और हमने बात कर ली कि एक्सटर्नल शॉक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि चाइना इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, या चाइना की फुटप्रिंट्स क्या है। अब वी ऑल नो जी चाइना जो है वो इट्स ग्रोइंग, इट्स गोइंग टू द सुपर पावर, नेक्स्ट सुपर पावर। उस पर डिबेट्स चल रही हैं कि कब जी चाइना जो है वो यूएस को सरपास करेगा, जी कब चाइना जो है वो सुपर पावर बनेगा। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बात भी की जाती है, इन पे रिसर्चेस भी होती है, इन पे डिस्कशंस भी होते हैं, वो सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि चाइना क्या इस वक्त स्टैंडिंग क्या है। ये इस बहस को छोड़ देंगे जी वो यूएस को सरपास करेगा कि नहीं करेगा, सुपर पावर बनेगा नहीं बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट एरिया ऑल टुगेदर, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग पूरी उस पर रिसर्च है। बट आज आज के उस पर बात करते हैं कि आज चाइना कहाँ पे खड़ा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि चाइना की इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, तो अभी मैंने आपको ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल इकोनॉमी में बताया। 2002 में चाइना वाज ओनली अराउंड 6% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी का चाइना जो पोर्शन था, चाइना का जो पोर्शन था वो सिर्फ 6% था, और इन 17 सालों में वो 6% से तकरीबन 16% पे पहुंच चुका है, विच इज ह्यूज। ठीक है, पहले भी साइजेबल था, बट अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्लोबल ट्रेड 2002 में सिर्फ तकरीबन 3-3.5% पे था, वो अब 10% से तजावुज कर चुका है। तो दुनिया में जितनी ट्रेड हो रही है, जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो रही है, जितनी भी दरामदाद बरामदाद हो रही है, अगर पूरी दुनिया को सम किया जाए और चाइना की सम किया जाए तो चाइना की तकरीबन 10% से ज्यादा बनती है। एंड बाय ट्रेड आई मीन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बात हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, दोनों को सम करके हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये पहले कहाँ थी, 3% पे। ग्लोबल एफडीआई, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी मैंने आपको समरी दी, दूसरी होती है एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, जब आप जाते हो जगहों पे प्रोजेक्ट्स लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि सीपैक जो है, सीपैक में बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिफाइनरीज बन रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, उसमें आप एफडीआई या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आके करते हो। तो ग्लोबल एफडीआई का पोर्शन अराउंड 2% था, अब वो तकरीबन 7% हो चुका है। ग्लोबल टूरिस्ट, अगर आपका कहीं बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको हर जगह चाइनीज घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मतलब अगर टर्की भी जाए तो ब्लू मॉस्क में भी जो है ना वो 20-25-30 चाइनीज जो है वो ग्रुप में जो है वो घूम रहे होते हैं। तो वो उसकी वजह ये है कि चाइना की पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 बिलियन की है। ठीक है, तो 18% वो दुनिया के हैं, तो वो अगर थोड़े करके भी कहीं जाते हैं तो वो उस जगह पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल टूरिस्ट की जो पोर्शन था वो 2% से बढ़ के तकरीबन 10% पे चला गया है। इसके हम आगे आके बात करेंगे टूरिस्ट का इम्पैक्ट क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर्स जो इस कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। राइट, अच्छा फिर हम आते हैं कमोडिटीज पे। अच्छा, दिस इज अलार्मिंग, दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। अगर आप देखें आके तो चाइना, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो चाइना जो है वो तकरीबन 10% दुनिया का एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता था 2000 में। 2018 में वो तकरीबन 55% का एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहा है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग एल्यूमिनियम बना रहे हैं उसकी 55% यूटिलाइजेशन का है, इंपोर्ट का है चाइना में। कॉपर पहले जो है वो 10% था, अब वो क्या है तकरीबन 50%। निकल तकरीबन 50%, जिंक तकरीबन 45%, लीड तकरीबन लेड तकरीबन 42%। नेचुरल रबर का भी ये हाल है। ठीक है, तो अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो वहां पे इतनी कंपनीज बन गई कि उन्होंने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और आप जब आप इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो और आप कोई कॉपर या ये मेटल्स आपके पास नहीं पाए जाएंगे तो आप क्या करोगे, दूसरी जगहों से उसे इंपोर्ट करोगे और इंडस्ट्रीज बनाओगे, उसमें प्रोडक्शन करोगे और जो फाइनल मटेरियल होगी वो आप एक्सपोर्ट करोगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये जो सारी चीजें मेटल्स जा रहे हैं किसी ना किसी प्रोडक्शन प्लांट में, किसी ना किसी कंपनी में जा रहे होते हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल भी तकरीबन 10% दुनिया की इंपोर्ट जो है वो चाइना के पास है। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये जो हम आगे आके बात करेंगे कि जब कोरोना वायरस आया तो चाइना इज करेंटली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन।
ओके तो इस वक्त उनका सिर्फ एक फोकस है, दैट इज टू डील विद दिस वायरस। जब ये होता है तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सारी चीजें कुछ अरसे तक रुक जाती हैं और सारा फोकस हो जाता है उस एपिडेमिक से निपटने का। ओके सो दे आर इन लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। ठीक है तो जब आपकी वॉर शुरू हो जाती है, आपकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है, आपका ये होता है यार ये निपट लो। ठीक है तो वो भी यही कर रहे हैं। तो उस वजह से ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कुछ पार्शियली बंद है, कुछ पूरी बंद है। चाइनीज न्यू ईयर हुआ था, उसके बाद जो लोग छुट्टी हो गए वापसी नहीं आए, तो दे आर हैविंग इश्यूज, दे आर ट्राइंग टू टेक इट मिनिमम, उसे मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ऑयल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, जो भी हम आगे देखेंगे। ऑयल की डिमांड चाइना से कम हो गई है, तो इसकी वजह से इन कमोडिटी प्राइसेस कम होना शुरू हुए हैं, एल्यूमिनियम के भी, कॉपर के भी, ऑयल के भी। ठीक है अच्छा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी हम आगे आके देखते हैं। जो कंट्रीज चाइना को ये एक्सपोर्ट्स कर रही होंगी, जाहिर सी बात है, अब एक्सपोर्ट बंद हो गई तो उनकी ग्रोथ में कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है तो दिस इज हाउ द ग्लोबल इकोनॉमी इज लिंक्ड। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंट्री है, उसकी जो है वो 25% जो है वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती थी, और मुझे उस कंट्री का नाम याद आ रहा, और वो फॉर एग्जांपल उसकी जो है वो 70% एल्यूमिनियम जो है वो चाइना को जाता था। ठीक है तो अब जो वहां से डिमांड कम हुई अगर, तो यहाँ पे आके जो है वो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी, और वो इफेक्ट होगी। तो इस तरीके से जो है वो चाइना की ग्रोथ कम होगी, डिमांड कम होगी, तो जो कंट्रीज उन्हें एक्सपोर्ट्स कर रही थी उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई कम होगी, उनको प्रोडक्शन कम होगी, और दोनों तरफ पे स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ट्रेड की हम थोड़ी सी और बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनकी ट्रेड बताई गई है चाइना के साथ। ओके तो सबसे पहले ये एक फिश रेटिंग की एक वेबिनार था, उसमें उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था, दे हैव दिस डेटा। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो शुरू की लेफ्ट साइड पे जो 4 कंट्रीज हैं, जिसमें वियतनाम है, जिसमें अंगोला है, जिसमें सिंगापुर है, उसमें ताइवान है। ठीक है इसकी 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट थी सिर्फ चाइना को, और ये एक्सपोर्ट का परसेंटेज नहीं है, जीडीपी का परसेंटेज है। ओके जीडीपी का परसेंट से मुराद ये कि मैंने आपको जीडीपी बताया था, जीडीपी 5 चीजों से बन रही होती है। ठीक है आई नो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाएगा, बट मुझे बताने की यहाँ पे शायद जरूरत है कि डिमांड साइड पे एक प्राइवेट कंजम्पशन है जो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट लोग इकोनॉमी में लगा रहे होते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही होती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही होती है, फिर एक चीज होती है जिसे हम GFCF जैसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, और चौथी चीज आती है एक्सटर्नल विच इज नेट एक्सपोर्ट्स। ओके तो उसका सिग्निफिकेंट फैक्टर आता है आपकी जीडीपी पे, अगर आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी एक्सपोर्ट बेस्ड है। ठीक है तो वियतनाम, अंगोला, सिंगापुर ये सारी एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, इनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है, एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा है। ओके तो ये कंट्रीज सबसे ज्यादा एक्सपोज इस वजह से हैं क्योंकि अगर इनकी एक्सपोर्ट चाइना में बंद हुई, और कुछ हद तक हो भी रही है, तो इन यहाँ पे स्लो डाउन आने शुरू होगा। उसके बाद वी हैव साउथ कोरिया, वी हैव लेओस, वी हैव चिले, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इनकी जो है वो ये कमोडिटी प्रोड्यूसर है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल पाम ऑयल जो है वो मलेशिया बनाता है, ऑयल भी मलेशिया बनाता है। ठीक है तो ये मीडियम रेंज में है, ये हिट होंगे, बट इनका जीडीपी तकरीबन 8 to 10% पोर्शन है, तो दे विल बी हिट, बट दे वोंट बी, इट वोंट बी एज सिवियर एज दी फर्स्ट 4 कंट्रीज। फिर देयर आर अदर कंट्रीज जिनमें सिग्निफिकेंटली ब्लो जो है वो जिनका एक्सपोजर है जो 2-3% पे है। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, बट पाकिस्तान के मैंने निकाला था, तो पाकिस्तान के तकरीबन जो एक्सपोर्ट बनी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन $6 बिलियन की है चाइना को, जो मेरे लास्ट नंबर्स पता चले थे। और अगर जीडीपी हमारे $300 बिलियन की है तो तकरीबन 2% बनता है, तो इट्स नॉट दैट मच। तो एक्सपोर्ट्स के उससे हमें हिट ज्यादा नहीं आएगी, इंपोर्ट्स से उसमें आएगी, वो हम आगे आके बात करेंगे। सो दिस इज हाउ चाइना इज। अब हम बात करते हैं कि दे एक्चुअली कि कहाँ से हिट आने वाली है, मतलब वो कौन कौन से दरवाजे हैं जहां से दाखिल हो के ये कोरोना वायरस के जो इम्पैक्ट्स हैं ये इकोनॉमी को हर्ट कर सकते हैं। तो पहला इसके चाइना's economic slowdown will affect countries with higher investment trade relationship। तो मैंने आपको पीछे दिखाया ट्रेड रिलेशनशिप, इसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप भी होता है। तो वो कंट्रीज
जिसमें चाइना की ट्रेड रिलेशनशिप ज्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो तमाम तर कंट्रीज को ज्यादा हिट आएगी, वो ज्यादा एक्सपोज होंगी, वो ज्यादा उन पे इम्पैक्ट आएगा। ओके, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ट्रेड भी है, बट ऑब्वियसली वो दैट डिपेंड्स। ओके, तो कुछ हद तक इम्पैक्ट पाकिस्तान को भी आना है, दूसरी कंट्रीज को भी आना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स द ट्रैवल बैन्स और टूरिज्म इंडस्ट्री। अच्छा, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है? टूरिज्म इंडस्ट्री में होता क्या है? टूरिज्म इंडस्ट्री का मसला ये है, मसला तो खैर नहीं है चाहिए, टूरिज्म इंडस्ट्री ऑपरेट करती है कि जब लोग, आपको बताया था कि जो चाइना के जो चाइना के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एयरलाइन की टिकट भी लेंगे। जब एयरलाइन के टिकट लेंगे तो उस एयरलाइन में पेट्रोल भी डलेगा, ठीक है, जेट फ्यूल जिसे हम कहते हैं। जब वो वहां पे पहुंचेंगे तो वो वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट की इनकम होगी। जब वो वहां पहुंचेंगे तो वहां पे वो किसी एयरपोर्ट पे किसी होटल में रहेंगे, उस होटल में वो खाना भी खाएंगे, उसकी पेमेंट भी करेंगे। फिर जब वो बाहर जाएंगे तो वो किसी रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे, वो वहाँ पे शॉपिंग भी करेंगे, वो वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल एरियाज जो इस टूरिज्म सेक्टर से डेवलप हो रहे होते हैं। कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जिनका मेजर पोर्शन टूरिज्म है, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड, टर्की का भी काफी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि चल ही टूरिज्म पे रहे हैं। तो एक तो चाइना के टूरिस्ट कम हो गए, और इस साल एक्चुअली टूरिज्म वैसे ही कम रहेगा, ठीक है। तो जो लोग थे जो प्लान कर रहे थे अगले एक आध महीने में, फॉर एग्जांपल इटली इज लॉकडाउन, इटली इज वन ऑफ द हाई मतलब मोस्ट नोन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। इटली बंद पड़ा है, मिलान बंद पड़ा है, ठीक है। जो लोग लेजर के लिए जा रहे थे उन्होंने ज्यादातर ने अपने जो है वो पोस्टपोन कर दिए हैं। फ्लाइट्स खाली उड़ रही हैं ज्यादातर, बिल्कुल खाली नहीं बट इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी, ठीक है। तो सिर्फ चाइना से नहीं, बाकी जगहों से भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में कम इम्पैक्ट आएगा क्योंकि बाहर से टूरिस्ट कम आते हैं, और क्योंकि अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो हमारे तो लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक करवा के कराची से जो है वो नॉर्दर्न एरियाज जाना शुरू कर दिया है। तो खैर दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, वो हमारे यहाँ के थोड़े से अपने जो है वो इश्यूज है, बट इट्स हैपनिंग, इट शुड हैपन। छुट्टियां देने का पर्पस ये था कि आप घर पे बैठे और उस वायरस से बचे, लेकिन हम पाकिस्तानी तो खैर अलग ही लोग हैं। एनीवे, फिर हमने ये बोला कि अगला आ जाता है WHO बहुत ज्यादा बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बोल रही है कि वो कंट्रीज जिसमें हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 220 मिलियन मतलब 22 करोड़ की आवाम है, खुदा ना खास्ता कोई चीज होती है, और जो हमारी जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही है वो इस वजह से हैं, खुदा ना खास्ता कुछ होती है तो आपकी हेल्थ स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि उस चीज को कंट्रोल कर पाए। चाइना नहीं कंट्रोल कर पा रहा, वो मुल्क जिसने जो है वो 1000 बेड का हॉस्पिटल 10 दिन में बना दिया, ठीक है, तो वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा, दे आर इन अ पैनिक, ठीक है। लेकिन हम जो है वो अच्छा, हमारे लिए खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट ज्यादा रिसर्च ये कह रही है कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे वायरस सर्वाइव नहीं कर पा रहा, एंड दैट्स अ गुड साइड। मतलब कराची की गर्मी का जो है या पाकिस्तान की गर्मी का को एटलीस्ट कुछ फायदा है, बट ये कि जो वो कंट्रीज जो कि जिनके हेल्थ स्टैंडर्ड कम है वो ज्यादा इम्पैक्ट होगी। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी बिल्कुल रहेगी, मैंने पहले ही बात की, वॉलेटिलिटी आना शुरू होगी। आगे मेरी एक और स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको वॉलेटिलिटी एक्चुअली दिखाऊंगा कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। फिर वो कंट्रीज जिनका फिस्कल स्पेस बहुत ज्यादा टाइट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट तकरीबन 7-8% पे है, जो मुझे आखिरी नंबर याद आ रहा है। या तो वो कंट्रीज, अच्छा किस वजह से वो आगे आके मैं गवर्नमेंट मेजर से बात करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आके आप क्या करते हो, आप स्पेसिफिक बजट एलोकेट कर रहे हो तो इससे फाइट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास फिस्कल स्पेस होगी, अगर आपके पास इतना बजट होगा कि आप इन चीजों में लगा सकते हो, आप कभी लगाओगे ना। अगर आप ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हो तो आपके पास वो रूम नहीं होगा और आपको ज्यादा इश्यूज होंगे उस चीज को फाइट करने में। ऑलराइट, सो ये 4-5 एरियाज हैं जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा आके ग्लोबल इकोनॉमी में। अब हम आते हैं कि अब नंबर्स क्या कहते हैं। अच्छा, बड़े डिस्कशन हो रहा है इस पे हर थोड़े दिन में एक अपडेट आती है। जनवरी से आना शुरू हुई है, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, दिस इज अ रीसेंट अपडेट। IMF की भी आ रही है, वर्ल्ड बैंक की भी आ रही है, ADB की भी आ रही है, OECD की भी आ रही है। OECD का मुझे एक अच्छा चार्ट मिला था, बड़ा अच्छा इन्होंने समराइज किया है इस चीज को। इससे थोड़ा सा देखते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा,
2019 में वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो की थी 2.9% से। अच्छा, ये आपको शायद थोड़ा सा नंबर कम दिख रहा हो, बट और आप सोचो भाई पाकिस्तान तो 4.5-5% से होता है, 3% पे हम कह रहे हैं कि हम स्लो हैं। अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि इकोनॉमी तीन तरीके की है, चार तरीके हैं बेसिकली। एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, फिर आती है हायर इनकम डेवलप्ड इकोनॉमी, फिर आती है डेवलपिंग, और फिर आती है लीस्ट डेवलप्ड। ओके, पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री। अच्छा, होता क्या है, जो जैसे जैसे कंट्रीज मेच्योर होती जाती हैं, डेवलपमेंट की अच्छे लेवल पे जाना शुरू होती हैं, तो उनका ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज के ग्रोथ रेट आपको 1.5-2% मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, जिसे हम इमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं, तो आपको देखेगा 6% पे भी ग्रोथ हो रही है, 7% पे भी ग्रोथ हो रही है, 8% पे भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि उसके खैर वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली वहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है, अब ना वो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, ना वहां पे उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एनीवे, अगर हम नंबर्स देखें 2019 की, तो एक अलग है। 2020 के जो आपको टेबल नजर आ रहा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपैरिजन किया है, नवंबर 2019 में नंबर दिए थे ओईसीडी ने एक, और अब ओईसीडी ने मार्च में नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो जो नीचे जो ऑरेंज, डार्क ऑरेंज वाला एरो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के साथ 2020 में, वो ये बता रहा है कि नवंबर से अगर आप कंपेयर करें, तो जो परसेंटेज चेंज ड्रॉप हुआ है वो 0.3 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी मार्च में वो एक्सपेक्ट करें 2.4% से बढ़ेगी, नवंबर में वो कर रहे थे 2.7 या 2.8% से बढ़ रही थी बिफोर दी आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस। ओके, अब आप लाइन से देखें, ऑस्ट्रेलिया 3% पॉइंट, कनाडा, यूरो एरिया में इटली मेनली, ठीक है, 0% पे, इटली में अलग पहले ही मसले थे, वो एक अलग टॉपिक है। जापान अगेन 0.2%, कोरिया 2%, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स में लेस देन 0.3% है, बट है, फर्क है वहां पे भी। G20 पे आ जाए, अर्जेंटीना, वैसे ही उनकी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी ऑलरेडी इन मैस, ऑलरेडी क्राइसिस से जा रहे हैं, बट चाइना में 6.1% 2009 में 4.9% पे आ चुकी है। ठीक है, और आगे आके मैं शायद आपको बताता, पिछले 20 सालों की एवरेज ग्रोथ चाइना की 9.4% है। ठीक है, 9.4% से चाइना ग्रो की है पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों में भी ये 9.3% का ट्रेंड है। ठीक है, जब ये इतनी तेजी से आ रहा है। इंडिया पे फर्क पड़ा, इतना ज्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, बट आपको जो सऊदीया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, टर्की में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, तो ये फर्क यहाँ पे आके पड़ रहे हैं, और ग्लोबल ग्रोथ हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और उस पे जो है वो उन चीजों पे इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, ये अभी तक की प्रोजेक्शंस है। IMF का एक पब्लिकेशन आई, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये चीजें नहीं रुकती हैं अभी, अगर ये चीजें आगे भी इशू होती हैं, तो it can go down as low as 1.1%, which is, I don't know, alarming. बहुत ही खतरनाक चीज है। 2008 में भी शायद इतनी नीचे नहीं गई थी। लेकिन वो सिनेरियो में जब कोरोना वायरस बिल्कुल रुके ही नहीं, 200 मुल्कों में फैल जाए, खुदा ना खास्ता सब कुछ ट्रेड बंद हो जाए, लोग फ्लाइट्स बंद कर दें, वो बिल्कुल एक्सट्रीम सिनेरियो है। स्ट्रेस टेस्टिंग हम करते हैं तो हम डिफरेंट सिनेरियो, दैट्स द लीस्ट लाइक द हाईएस्ट रेटेड, अगर बिल्कुल वो चले जाए। बट एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि अगले 2 महीनों में कोरोना बहुत हद तक स्टेबलाइज हो जाएगा। गर्मी में ये वायरस सर्वाइव नहीं करता, जितना मैंने पढ़ा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, होपफुली, इंशाल्लाह, कि अगले 1-2 महीने में बेहतरी आएगी, चीजें बेहतर होना शुरू होंगी, और हम यहीं पे रहेंगे या उससे कुछ कमाएंगे। अदरवाइज ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ मजीद नीचे जा सकती है, बट दिस इज समथिंग दैट वी नो अंटिल नाउ। अच्छा, उसका एक इम्पैक्ट हुआ कमोडिटी प्राइसेस पे। कमोडिटी प्राइसेस पे क्या हुआ, कमोडिटी से क्यों हुआ, मैंने आपको दिखाया था। कमोडिटी प्राइसेस चाइना मेन परसेंट है उसकी, अराउंड 50% बहुत सारी कमोडिटीज पे है। तो हुआ क्या, जो मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, कि जब चाइना की सारी चीजें शुरू हुई तो इंडस्ट्रीज स्लो डाउन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी थी जो एल्यूमिनियम से कुछ बनाती थी। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयमेंट कम हुई, एम्प्लॉयज आना कम हुए, उसकी सप्लाई कम हुई, तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो इन्वेंटरीज को इस्तेमाल कर रही होगी और नई एल्यूमिनियम इंपोर्ट करना कम कर देगी। ऑलराइट, ऐसे ही होगा। उस वजह से जब एक मेजर चंक, जिस तरह इकोनॉमिक्स में सप्लाई डिमांड चल रहा होता है, ठीक है, तो जब मेजर चंक डिमांड का निकल जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो प्राइसेस खुद ही नेचुरली नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपके जो ऊपर इंडेक्स है, ये डो जोन्स कमोडिटी इंडेक्स है, इसमें डिफरेंट मेटल्स को लेते हैं। तो जो ऑरेंज लाइन है वो ऑल कमोडिटी फ्यूचर्स है,
जो ब्लू लाइन है दैट्स प्रीशियस मेटल्स हैं, तो वो तो ऊपर ही जा रही होती है, उसका एक अपना ट्रेंड इकोनॉमी से वो कम लिंक होती है, तो आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। वो जनरली इतनी ज्यादा उस पर आ रही होती है, बट एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जैसे गोल्ड आता है, तो होता ही है जब आपकी दूसरी कमोडिटीज गिर रही होती, गोल्ड के प्राइस आप सुन रहे होंगे कि 80,000 पे पहुंच गए, तो लोग जो है यहाँ से निकालते हैं और गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, तो आपको प्रीशियस मेटल्स ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, बट आपको एनर्जी भी नीचे नजर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नजर आ रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटी, क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे थे हम। अच्छा, क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या हुआ, ये आप देखेंगे जनवरी से तकरीबन 65-70 की रेंज पे ऑयल चल रहा था, राइट। फिर अचानक जो है वो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ, उससे जो है वो चाइना की डिमांड कम हुई और उस वजह से बतदरीज ऑयल के प्राइस नीचे आना शुरू हुए, और मार्च 4 दिन पहले तकरीबन 51 पे था। ओके, फिर 4 दिन पहले ये हुआ, विच इज नॉट दैट मच रेलेवेंट, बट आई वुड स्टिल लाइक टू डिस्कस इट अ लिटिल, के जिसके बैकग्राउंड बता दूं मैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा, दैट्स अ डिटेल, उस पर एक अलग से वेबिनार किया जा सकता है। बट हुआ ये कि जब 2014 में ऑयल क्राइसिस आने शुरू हुए थे, ऑयल स्लम्प हुआ था और वो $30 पे पहुंच गया था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या एक ग्रुप बना था, इसे कहते हैं ओपेक प्लस। ठीक है, इसे सऊदी लीड कर रहा था और इसके साथ जो है वो रशिया साथ था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है प्रोडक्शन कट्स कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, सप्लाई डिमांड गेम था। उन्होंने बोला कि जब ऑयल हो गई कम तो लोग कम खरीदेंगे और प्राइसेस जो है वापस ऊपर जाने शुरू होंगे। अच्छा, तो उन्होंने बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को मिलाया और उन्होंने जो है वो एक प्रोडक्शन कट्स लगा के प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया। अच्छा, ये काफी कामयाब रहा, $30 से वापस ऑयल चढ़ना शुरू हुआ, 80 पे भी गया, 82 पे भी गया, फिर वापस 60-65 की रेंज पे कर रहा था। अच्छा, जब ये कोरोना से नीचे आना शुरू हुआ 50 पे, तो अभी फ्राइडे को मीटिंग थी रशिया की और सऊदी की, मतलब ओपेक प्लस की मीटिंग थी, इसमें मेन ये दो स्टेक होल्डर्स हैं। सो अच्छा, रशिया हैड ऑलवेज बीन रिलक्टेंट इन द प्रोडक्शन कट्स, क्योंकि रशिया की जो बजट है वो $40 पे जो है वो बैलेंस है, टेक्निकल टर्म है, बट वो ये अज्यूम करते हैं $40 पे भी होगा तो उनकी गवर्नमेंट सही चलती रहेगी, बैलेंस सही चलता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, यही सऊदी के लिए ऊपर है, काफी ऊपर है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये इश्यूज हैं। अच्छा, तो फ्राइडे को पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट जो है रशिया के, उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग आउट ऑफ दिस पैक्ट। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बोला तो उस पे एमबीएस जो एमबीएस हैं सऊदी के, उन्होंने बोला कि यू आर गोइंग टू फेस सम इश्यूज। ठीक है, और उसके बाद सऊदी ने प्रोडक्शन बढ़ा दी और प्राइसेस कम कर दिए, और वो जो वॉर शुरू हुई इन कंट्रीज के बीच में, उसकी वजह से ऑयल जो है वो 51 से 28-30 पे आया, और अभी कुछ बढ़ता हुआ 36-37 पे गया है, बट वो एक अलग सेपरेट है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कोरोना से इस वजह से आया कि वो 50 पे आ गया। अगर 50 पे ना आया होता तो ये फाइट शायद नहीं होती, दोनों खुश होते। तो दिस इज अ सेपरेट, बट कमोडिटी पे जो है वो ये चीज आई है और ये चीज हो रही है। तो दिस इज हाउ कमोडिटीज हैव बीन मूविंग, क्योंकि डिमांड कम हो गई तो उनके प्राइसेस नीचे जाने शुरू हो गए। अब इसका इम्पैक्ट उन कंट्रीज पे जो कि ऑब्वियसली ऑयल प्रोड्यूस करेंगे आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मलेशिया पाम ऑयल कर बना रहा था, पाम ऑयल के प्राइसेस कम होना शुरू हुए, तो जो एग्रीकल्चर पोर्शन भले से छोटा है उनका, बट उससे कुछ इम्पैक्ट आएगा। जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करेंगी, सऊदी हो गई, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, काजाकिस्तान हो गया, जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जब ऑयल प्राइस जाएंगे तो उन पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा, उनकी ग्रोथ कम होगी, उनकी ग्रोथ कम होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ कम होगी। तो दिस इज हाउ दिस इज ऑल वेरी मच इंटर रिलेटेड, ये सारी चीजें। अच्छा, पाकिस्तान क्योंकि हम नेट ऑयल इंपोर्टर हैं, हम कमोडिटीज भी इंपोर्ट कर रहे थे, हमें फायदा हो जाएगा कुछ हद तक, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, बट कुछ हद तक वी विल हैव सम रिलीफ और सारी चीजें होंगी। मैं आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करने की इस पे कोशिश करूंगा। ओके, तो अच्छा, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की हम बात करते हैं। वॉलेटिलिटी आना शुरू हुई, बहुत ज्यादा इश्यूज होना शुरू हुए। ये आप ऊपर जो देख रहे हैं ये S&P का एक इंडेक्स है वॉलेटिलिटी का, VIX इसे कहते हैं। ये मेजर करता है वॉलेटिलिटी क्या है। वॉलेटिलिटी ये होती है कि आपकी मार्केट कितनी फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे इंडेक्स 100, लेट्स अज्यूम 40,000 पे चल रही है, 40 इंडेक्स पे चल रही है, अगर वो 40,000 से 500 पॉइंट्स ऊपर जाती है और 500 पॉइंट नीचे जाती है किसी एक दिन में, तो वॉलेटिलिटी कम होगी। ओके, मीन के अराउंड ही रह रही है ना। लेकिन वो एक ही दिन में 40,000 से जाती है 44,000 पे, और 44,000 से वापसी जो है वो 35,000 पे आ जाती है, तो वॉलेटिलिटी विल बी ह्यूज, क्योंकि डिस्ट्रप्शन ज्यादा हो गई ना, मीन से आप डेविएट ज्यादा कर गए। वो यही यहाँ पे शो हो रहा है। जनवरी आपको देखेगा 12.54 है, बड़ी कम है, सही है, वॉलेटिलिटी ज्यादा नजर नहीं आ रही। बट जब आप 6 मार्च पे आते हैं तो 49.9 पे चली गई वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। अब लोग आ रहे हैं, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, कभी मार्केट नीचे आ रही है, और अजीब एक जो है वो
अजीब एक माहौल बना हुआ है खरीदो फरोख्त का, ठीक है। तो विच इज नॉट गुड फॉर द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमेशा स्टेबल और अच्छी होती है, वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ज्यादा इन्वेस्टर्स भागते हैं और वो चीज अच्छी नहीं होती। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 3.5% से जो है वो डो जोन्स का इंडेक्स गिरा, S&P का इंडेक्स 3.3% से गिरा, NASDAQ 3.7%, यूके का FTSE 3.3%, और जी मिलान का जो है वो तकरीबन 6% से गिरा। अभी कल की या परसों की खबर है, S&P जो है वो इंडेक्स तकरीबन 7% से गिरा है इसी ऑयल के बाद, ठीक है। और दिस इज द 7th लार्जेस्ट फॉल सिंस 1991, ठीक है। 1991 के बाद जो है वो ये सबसे ज्यादा फॉल है। अच्छा फॉल, अच्छा PSX भी गिरा है। PSX भी इस वजह से गिरा है क्योंकि जो ऑयल बेस्ड कंपनी, OGDC हो गई, दूसरी कंपनीज हैं, उन्होंने लॉसेस बुक करना शुरू कर दिए क्योंकि ऑयल नीचे गया और ऑयल की प्रोजेक्शन नीचे जाना शुरू हुई। तो जब ऑयल की प्रोजेक्शन नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है जितनी ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं उनका जो फॉरवर्ड लुकिंग व्यू आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो जब अच्छा नहीं आएगा तो लोग क्या करते हैं, उसे बेचना शुरू कर देंगे। जब बेचना शुरू कर देंगे तो वहां पे लॉसेस बुक होना शुरू हो जाएंगे। जब लॉसेस बुक होना शुरू हो जाएंगे तो पूरे इंडेक्स में आपको हिट आना शुरू हो जाएगी। सो कोरोना की वजह से, इस वजह से, एक तो कोरोना का इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी 3 दिन पहले से PSX और वहां पे इम्पैक्ट आ रहा है। दिस इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम ऑफ कोरोना बट इनडायरेक्टली हुए। कोरोना की वजह से ऑयल प्राइसेस गिरे, ऑयल प्राइसेस की वजह से मजीद वो ओपेक में इश्यूज हुए और वो इनडायरेक्टली आके वो चीज हिट हुई। सो यस, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। ओके, इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या लिए? सबसे पहला, सबसे मेजर, सेंट्रल बैंक जो अमेरिका का है, फेडरल रिजर्व, उसने 50% रेट कट कर दिए, ठीक है, विच इज ह्यूज। तकरीबन 100% पे आ चुके हैं और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाके मजीद 50 बेसिस से कट करेंगे। ये उसी वक्त होता है जब आप रिसेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जो हम आगे आके डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो कट कर दिया। अच्छा, बहुत सारी गवर्नमेंट ने पैकेजेस देना शुरू किए। फॉर एग्जांपल मलेशिया ने एक 20 बिलियन रिंगिट का एक पूरा गवर्नमेंट पैकेज किया है जिसमें वो कोरोना वायरस की सारी चीजें करेंगे और वो टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। टैक्सेस हटा दिए उन्होंने, रिलीफ देना शुरू कर दी ताकि इकोनॉमी ना बैठे और इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हमारे लास्ट टॉपिक हमारी आज के इस वेबिनार का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं इस पे कोई व्यू नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हमें आज क्या पता है, सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सवाल है कि आर वी मूविंग टुवर्ड रिसेशन? द आंसर इज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक मेजर इज द फेडरल रिजर्व रेट कट, ठीक है, वो एक है। अच्छा, रिसेशन बाय डेफिनेशन रिसेशन क्या होती है? रिसेशन अगर हम बाय डेफिनेशन देखें वो ये है कि आपकी जो रियल ग्रोथ है, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, वो 2 से 3 क्वार्टर कंसेक्टिवली नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, जो कि बेहतर वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, तो वो जो है वो हम उसे रिसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल टर्की में अभी 3 क्वार्टर, दैट्स नॉट रिलेटेड टू कोरोना, बट क्वार्टर 4 ऑफ 2018, क्वार्टर 1 and 2 ऑफ 2019, दे हैड अ नेगेटिव GDP ग्रोथ, ठीक है। तो दे वर सॉर्ट ऑफ इन अ रिसेशन, बट फिर उन्होंने रिकवर किया और 2019 के नंबर आया वो नेगेटिव में नहीं गया और उनकी 0.9% की ग्रोथ आई, तो दे हैड अ सॉफ्ट लैंडिंग, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। अच्छा, 3 तरह की मेजर टाइप्स हैं रिसेशन की। पहले वी शेप। वी शेप अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। वी शेप ये है कि आप आए रिसेशन में, नीचे गए और फौरन उठ गए, जिस तरह वी बनता है, ठीक है, आप नीचे आए और अगले ही साल अगले क्वार्टर में वापस आ गए। फिर आते हैं यू शेप। यू शेप आप आए और आप वहीं पे रहे, थोड़ा सा 1-2 साल वहां पे रहे और फिर आप ऊपर किए। फिर एल शेप विच इज द वर्स्ट, आप आए और आप रिसेशन में ही हो, आप चले जा रहे हो, ठीक है, कुछ क्वार्टर्स, कुछ महीने, कुछ साल आप वहीं पे रहे और फिर आप उठे, विच इज लाइक द अगलीस्ट रिसेशन ऑफ ऑल टाइम। ये बहुत पहले 1917 में शायद हुआ होगा, अभी हमने रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा। ज्यादा यू शेप रही है, जो 2008 वाला भी थी, रिकवरी हो गई थी ज्यादातर, ठीक है। तो अब हम एस्टेब्लिश करने से पहले हम ये देखते हैं कि पिछले जो एपिडेमिक्स है उसमें क्या हुआ था। तो सबसे पहले हांगकांग सार्स, अभी सार्स की जो है वो बड़ी मिसाल दी जा रही है जी, सार्स। तो सार्स 2002 में आया था हांगकांग में, 286 ग्लोबल डेथ्स थी। और आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर ग्राफ 2003 वाला रियल GDP का, 2003 से आपको वी दिखेगा, ठीक है। फिर आपको रियल GDP ग्रोथ पे 2003 अगर देखें, ये जो पिंक सी लाइन है, आपको वी दिखेगा। 2002 के बाद 2 के ऊपर गया, फिर 3 में नीचे आया, फिर एकदम आपको ऊपर जाता हुआ दिखा है। यही चीज हुई है हांगकांग फ्लू में, कोई लाख डेथ्स हुई थी US में, हांगकांग से फ्लू स्टार्ट हुआ था, हम उसे हांगकांग फ्लू कहते हैं। उसमें भी आपको ये पैटर्न दिखेगा
कि 68 में वो चीज नीचे जाती है ग्रोथ और फिर वो ऊपर उठती है। ये पैटर्न दिखेगा आपको 1958 के एशियन फ्लो में। अच्छा, उस डिटेल्स में नहीं जा रहा था, टाइम नहीं है कि उसमें क्या क्या हुआ था और किस तरीके से, वो एक अलग बहस है। बट मैं आपको सिर्फ पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज अ वेरी अमेजिंग आर्टिकल पब्लिश ऑन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, वहां से मैंने से लिया है एंड वहां से मेरी स्टडी रही है। तो 1958 में आपको दिखेगा रियल जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है, अगेन वी। फिर स्पेनिश फ्लू 1917 में नीचे जा रहा है, देन अगेन वी। तो पिछले हम 4 मेजर इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो वी शेप रही है। तो हम ये बहुत हद तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी अगर रहे तो वी शेप ही रहे, क्योंकि होता ही है प्रोडक्शन ना, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता। यू शेप जब आते हैं स्ट्रक्चरल चेंज जो है, कोई एकदम डिस्ट्रप्शन आ जाए, कोई एक इंडस्ट्री बंद हो गई, ठीक है, इस तरह जनरल एपिडेमिक्स में होता है, टाइमली होता है, जैसी रिकवरी होती है तमाम चीजें नॉर्मल में आ जाती हैं, उसी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यहाँ पे भी वी शेप रिकवरी होगी अगर हम रिसेशन में जाते हैं तो। और यू शेप आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा जो है वो वर्स्ट सिनेरियो में चले जाए और बिल्कुल जो है वो कंट्रोल में ना आ रहा हो, शटर डाउन हो जाए, ट्रैवल बैन्स जो ऑलरेडी लग रहे हैं ये पूरी दुनिया में फैल जाएं, एल शेप उससे बुरी ज्यादा कंडीशन है। ऑब्वियसली खुदा खास्ता ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी होपफुल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। बट वी आर मतलब मेरी जितने सीट रही है, आई एम प्रीटी श्योर के मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी शेप रिकवरी हम एक्सपेक्ट करेंगे और इतना ज्यादा बुरे हालात नहीं होंगे। अच्छा, अब आप शायद आप में से कुछ लोग पूछें या सोच रहे हो कि पाकिस्तान का क्या होगा या पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अभी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक पब्लिकेशन आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि एट वर्स्ट पाकिस्तान को अप टू 1.5% जीडीपी लॉस हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी जो ऑलरेडी 3% की एक्सपेक्टेशन रख रही थी 2020 में, अब वो 1.5% से ग्रो होगी, विच इज नॉट गुड। बट इसमें शायद ये वाली चीज एक्सपेक्ट नहीं कर अभी नहीं है इनकॉर्पोरेट कि ऑयल नीचे चले गया। तो जब ऑयल नीचे गया है, बिल्कुल अभी 3 दिन पहले गया है, प्रीटी श्योर उससे पहले किया वो नहीं इससे इनकॉर्पोरेट होगी, ऑयल नीचे गया है तो ऑब्वियसली हमारे कमोडिटी प्राइस कम हो जाएंगे, हमारी फ्यूल प्राइस कम हो जाएंगे, हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो हमारी जो मैंने लास्ट वेबिनार मॉनेटरी पॉलिसी में दिया था, अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो यूट्यूब पे PSX के सेशन पे अवेलेबल है चैनल पे, तो देख सकते हैं। उसमें मैंने बात की थी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके रिकवरी होगी। तो अगर वो सारी चीजें होती है, इन्फ्लेशन नीचे आती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग शुरू होगी और 13-13.25% से इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा, जिसके से इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू होगी। तो वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि क्या होगा, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की जिस तरह चाइना के साथ रिलेशनशिप है, हमारी ट्रेड भी है। मार्केट में जाए आप, कल मैं देख रहा था कि चाइना से जिसमें कॉस्मेटिक्स आते थे तो वो कॉस्मेटिक्स आना बंद हो गए हैं, तो लोगों ने जो है वो कोरोना को डरावना वायरस कहना शुरू कर दिया है। सो बट उसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपको चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही हैं, अभी भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो वहां पे रिटेल सेक्टर पे आपको हिट होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है, टेक्सटाइल इज वन ऑफ देम, टेक्सटाइल में कुछ रॉ मटेरियल वहां से आता है, तो वहां पे आपको जो है वो इश्यूज होंगे। मशीनरीज हमारी बहुत सारी चाइना से आती हैं, वहां पे इश्यूज होंगे। तो दे आर मल्टी फैक्टर्स का इम्पैक्ट हम शायद अभी जो है वो नहीं देख सकते, बट इट विल डेफिनेटली हैव सम इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी व्हिच इज अनसर्टेन, बट देयर विल बी सम इम्पैक्ट, बट बहुत ज्यादा आई एम अज्यूमिंग कि नहीं होगा डिस्पाइट दिस सपोर्ट फ्रॉम द लो ऑयल प्राइसेस। परसों मेरी फेसबुक की वॉल पे नसीम निकलस तालिब, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स ऑन द टॉपिक ऑफ फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, उन्होंने 13 साल पहले एक किताब लिखी थी ब्लैक स्वान के नाम से। उसमें ने लिखा था, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि एज वी ट्रेवल मोर ऑन दिस प्लैनेट, एपिडेमिक्स विल बी मोर acute, we will have a jump population dominated by a few numbers, and a successful player will be spread vastly more effectively. I see the risk of a very strange acute virus spreading throughout the planet. Okay? अच्छा, ऊपर ये लिखते हैं कि ये फोरकास्ट नहीं था, दिस ही डजंट कंसीडर इट एट अ फोरकास्ट। वो कह रहे हैं कि भाई जितनी कनेक्टिविटी हो गई है दुनिया की, जितनी मोबिलिटी हो गई है दुनिया की, इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें आएंगी जो कि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। दिस वाज वन ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, और इस तरह की बहुत सारी बातें की थी उन्होंने, ठीक है। तो द थिंग इज दैट फ्यूचर इन अनसर्टेन, ग्लोबल इकोनॉमी होने के, ग्लोबल विलेज होने के जहां बहुत सारे फायदे हैं, वहां कुछ नुकसानात भी हैं, एंड स्प्रेडिंग ऑफ दिस वायरस इन वन ऑफ दीज। बट हम उम्मीद करते हैं कि ये वायरस यहीं पे रुके, चीजें बेहतर होना शुरू हो, रिकवरीज बेहतर होना शुरू हो, कैजुअलिटीज वहीं पे रुक जाएं, कम हो,
जो लोग इफेक्ट्स हैं उनकी जो है वो रिकवरी हो, जो इफेक्टिव नहीं हैं दुआ है कि वो सेहत से रहें, इससे बचे रहें। इस नोट के साथ आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट। आई होप कि आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा। और एज अगेन मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो उसमें से जो मुझे बहुत मोटी मोटी और सीधा सीधा चीजें लगी वो मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है। मेरे ईमेल आईडी गिवन है, अगर आप कुछ लिखना चाहें, कोई क्यूरी पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, KPSX चैनल पे, वहां पे भी आप उसे देख सकते हैं। With this, I would like to sign out. Thank you for your time, for your support, for listening. बहुत शुक्रिया, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव रिप्लाई का। 4-5 सवालात हैं वो मैं जल्दी से कवर करना चाहूँगा। पहले इस PPL एंड OGDC क्यों है? ऑब्वियसली ऑयल की वजह से है। कोरोना से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है जैसा मैंने बताया, बट वो ऑयल की आउटलुक पे ज्यादा चल रहे होते हैं, ठीक है? तो ऑयल की आउटलुक अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये जो फ्राइडे को इवेंट हुआ है, ठीक है? अजम्पशन ये है कि जो उनकी नाराजगी है वो टेम्पररी है और बीच में कोई ना कोई आके उन्हें मना लेगा और वो दोबारा उनकी एसोसिएशन कायम हो जाएगी, तो होपफुली वापस ये 50-55 में चले जाएगा, 30 पे नहीं रहेगा। ऑलरेडी $36-37 पे जा चुका है, ठीक है? तो इतना बुरा नहीं होगा, बट बहुत अच्छा भी नहीं होगा, 100 पे भी नहीं चला जाएगा जो अभी है। दूसरा सवाल, रियल एस्टेट मार्केट पे कोई इम्पैक्ट होगा? तो आई डोंट थिंक सो। रियल एस्टेट मार्केट हमारी ज्यादातर कैश पे चल रही होती है, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट है ऐसा। तो वो इतना ज्यादा वो उस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता, इनफैक्ट फायदा ही हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे लगाना शुरू कर देते हैं। बट खैर हमारे यहाँ की अभी डायनामिक्स क्योंकि ऑब्वियसली वो डिफरेंट चल रही है कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, तो वहां पे शायद कुछ हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक कमेंट आया कि 1% बहुत लो है, तो जी बिल्कुल लो है, बट इट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो जो IMF ने दिया है, तो वी एक्सपेक्ट कि इतनी बुरी नहीं होगी, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी ही होगी। अच्छा, चौथा सवाल, डॉलर रेट का क्या होगा? ये इट्स अ मल्टी मिलियन क्वेश्चन जो कि आ रहा है। अच्छा, होता क्या है, ये मैंने मॉनेटरी पॉलिसी वाले जो मैं वेबिनार बता रहा हूँ ना, ये आप यूट्यूब पे जाइएगा, मैंने उस पे ये सेक्शन अलग से कवर किया है कि डॉलर मूवमेंट किस तरीके से हो रही होती है। 8-10 मिनट की वो डिस्कशन है। बट हो ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाना शुरू है ना, वॉलिटिलिटी बढ़ी, तो जो हॉट मनी जिसे कहते हैं, जिसे मैंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो निकला है, $350-400 मिलियन का निकला है, तो उस पर कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। ₹2 का ही आया, 1.5-2 का आया, और फिर कुछ रिकवरी भी दिखी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि होपफुली कोई इतना ज्यादा नहीं हो रहा। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज आई थिंक पिछले महीने तो स्टेबल था। तो मेरी करंट, ऑब्वियसली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इतना ज्यादा कोई बुरा नहीं होने वाला, होगा भी तो $1-2 का फर्क आएगा, बट वो हम ऑलरेडी फ्लोटिंग एक्सचेंज पे जाते हैं, तो वो आता है, वो कितना मसला नहीं है। तो ऐसे ही कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों के टाइम का, बहुत पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। आई वाज सेइंग कि मेरा ईमेल आईडी इस प्रेजेंटेशन पे अवेलेबल है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप देख सकते हैं। इट्स mohammad@iirating.com, iirating.com। आप कोई भी क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं है कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं उसका रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इसके साथ विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।